प्रिय विद्यार्थियों, आपका हमारे YouTube चैनल नौकरी विद अजीत पर बहुत बहुत स्वागत है। हमारा आज का टॉपिक है संघ एवं राज्य क्षेत्र। हमारे संविधान में 3 से 95 आर्टिकल, 22 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। तो आज हम शुरू करेंगे भाग एक। भाग एक संघ एवं राज्य क्षेत्र के बारे में भाग एक में दिए गए हैं। तो भाग एक में टोटल 4 अनुच्छेद है, 1, 2, 3, 4। तो हम शुरू करते हैं। भाग एक में 4 अनुच्छेद है। आर्टिकल 1, 2, 3, 4। अब हम एक एक करके चारों के बारे में जानेंगे। तो पहले आर्टिकल में दिया गया है कि इंडिया जो कि भारत है राज्यों का संघ होगा। इसमें दिया गया है इंडिया जो कि भारत है राज्यों का संघ होगा। क्या होगा? राज्यों का संघ होगा। राज्यों का संघ है। अब इसे कहने से मतलब ये हुआ, इसमें दिख रहा है कि इंडिया, यह क्या है? देश का नाम है। तो हमारे संविधान में देश का नाम जो दिया गया है इंडिया जो कि भारत है। तो देश का नाम इंडिया और भारत दोनों है। जब संविधान सभा में संविधान का निर्माण कार्य चल रहा था तो उस समय व्यापक बहस चली थी कि भारत का नाम क्या होना चाहिए, कि देश का नाम क्या होना चाहिए। तो कुछ लोगों का ये मानना था कि देश का नाम, इसका पारंपरिक नाम भारत रखा जाए, और वही कुछ लोगों का मानना था कि इसका आधुनिक नाम इंडिया रखा जाए। तो संविधान सभा में नाम, देश के नाम को लेकर कोई मतैक नहीं था। तो इंडिया और भारत दोनों रख दिए गए। तो हमारे देश का जो ऑफिशियल नेम है संविधान के अनुसार क्या है? इंडिया भी है और भारत भी है। अब क्या है? भारत क्या है? राज्यों का संघ है। इसे कहने से मतलब ये हुआ कि भारतीय संघ जो है, इसमें दो बातें निकल कर आती है कि भारतीय संघ जो है राज्यों के बीच हुए किसी समझौते का परिणाम नहीं है। जैसे अमेरिका में आप देखेंगे कि अमेरिका में 13 उपनिवेश मिलकर अमेरिकी संघ की स्थापना किए थे, वैसा भारत में नहीं हुआ है। और एक ये मतलब हो गया। दूसरा मतलब ये हो गया कि भारतीय संघ में उसके जो घटक है, राज्य जो कहे जाते हैं, राज्यों को संघ से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। तो यहाँ संघ, संघ मतलब क्या है? यूनियन है। संघ, संघ मतलब यहाँ पर यूनियन हो जाएगा। राज्यों का क्या है? यूनियन है। यूनियन में राज्यों को अलग होने का कोई अधिकार नहीं होता। तो हमारा देश क्या है? राज्यों का यूनियन है। भारतीय संघ में कोई भी राज्य कभी भी अलग नहीं हो सकता। आर्टिकल एक ये हो गया। इसमें दिया गया है कि कितने राज्य है, कितने केंद्र शासित प्रदेश है। इसमें बताया गया है कि भारत में 28 राज्य है, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, 8 यूटी है, यूनियन टेरिटरी। कितने राज्य? 28 राज्य और 8 यूटी है। अब इसमें सिर्फ आर्टिकल 1 में इतना दे दिए गया है कि 28 राज्य और 8 यूटी है। अब इसे डिटेल में जानना है तो आपको अनुसूची 1 में जाना होगा। अनुसूची 1 में कितने राज्य है, किस राज्य का क्षेत्रफल कितना है। अब यूपी है, यूपी की सीमाएं किस और राज्य को छू रही है, उसका क्षेत्रफल कितना है, ये सारी चीजें विस्तार रूप से देखने के लिए अनुसूची 1 है। अब आर्टिकल 1 समाप्त हो गया। अब आर्टिकल 2 देखते हैं। 2 में कह रहा है कि संसद को ये अधिकार है कि विदेशी राज्यों को अपने में मिला सकती है। आर्टिकल 2 कह रहा है संसद को क्या है? अधिकार है। संसद को अधिकार है कि विदेशी राज्य को अपने में मिला सकती है। विदेशी राज्यों को अपने में मिला सकती है। किसे पावर दिया गया है? ये संसद को अधिकार है कि विदेशी राज्यों को अपने में मिला सकती है। अब जैसे आप देखेंगे, उस आज का सिक्किम है, सिक्किम पहले भारत का अंग नहीं हुआ करता था। सिक्किम को भारत में मिलाया गया है। आप देखेंगे कि 35वां संविधान संशोधन 1974 के तहत सिक्किम को सह राज्य का दर्जा दे दिए गए। कौन से संशोधन? सिक्किम को, सिक्किम सिक्किम को आप देखेंगे कि 35वां संशोधन 1974, 35वां संशोधन 1974 के तहत सिक्किम को सह राज्य का दर्जा दे दिए गया। फिर क्या हुआ कि 1 साल तक सिक्किम रहा।
तो फिर उसके बाद 36वां संविधान संशोधन हुआ, कौन से नंबर का? 36 नंबर का। 36 नंबर का संशोधन हुआ 1975 में। और 16 मई 1975 को सिक्किम को राज्य का दर्जा दे दिया गया और भारतीय संघ का 22वां राज्य बन गया। तो आप देखेंगे सिक्किम पहले भारत का अंग नहीं था, भारत में मिला लिया गया। तो वैसे ही आर्टिकल 2 कह रहा है कि संसद को ये अधिकार है कि जो भारत का अंग नहीं है, भारत का क्षेत्र नहीं है, वैसे क्षेत्र को भी भारत में मिला सकती है आर्टिकल 2 के तहत। अब आर्टिकल 3 देखते हैं हम। आर्टिकल 3 क्या कहता है? आर्टिकल 3 कहता है कि वर्तमान राज्यों में चेंजिंग की जा सकती है। संसद को यह अधिकार है कि वर्तमान राज्यों के सीमा, उसके नाम में चेंजिंग की जा सकती है। दो या दो से अधिक राज्यों को मिला मर्ज कर सकती है, मिला सकती है। दो या दो से अधिक राज्यों के क्षेत्रफल को काटकर कोई अलग राज्य बना सकती है। किसी राज्य के क्षेत्रफल को घटा सकती है, किसी राज्य के क्षेत्रफल को बढ़ा सकती है। तो संसद को ये अधिकार दिए गए आर्टिकल 3 के तहत वर्तमान राज्यों में। इसमें वर्तमान राज्य जो है, वर्तमान राज्यों में क्या कर सकती है? परिवर्तन। इसे अधिकार दिए गए हैं संसद को। संसद को अधिकार दिए गए हैं कि वर्तमान राज्यों में परिवर्तन कर सकती है। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 3 के तहत। देखो दो क्या कर रहा है? दो कह रहा है कि जो भारत का क्षेत्र नहीं है, भारत का अंग नहीं है, उसे मिला सकती है। 3 कह रहा है जो वर्तमान में राज्य है उसमें कोई भी परिवर्तन संसद कर सकती है। उसके नाम में चेंज कर सकती है, उसकी सीमा को घटा सकती है, सीमा को बढ़ा सकती है। अब किसी राज्य के किसी छोटे से क्षेत्र को अलग करके किसी दूसरे राज्य में मिला सकती है। दो राज्यों के क्षेत्रफल को अलग करके एक अलग राज्य बना सकती है। तो ये पावर किसे मिला है? संसद को मिला है। 2 और 3 हो गया। अब 4 क्या कह रहा है? देखिए आर्टिकल 4 कह रहा है कि जो 2 और 3 का प्रयोग किया जाएगा वो आर्टिकल 3 से 68 के तहत संशोधन नहीं माना जाएगा। 2 और 3, 2 और 3 को क्या किया जाएगा? 3 से 68 के तहत संशोधन नहीं माना जाएगा। जब भी 2 और 3, आर्टिकल 2 और 3 का प्रयोग किया जाएगा तो 3 से 68 के तहत संशोधन नहीं माना जाएगा। 3 से 68 में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया दी गई है। अब इसमें आप देखेंगे कि 2 और 3 को सामान्य बहुमत और साधारण विधायी प्रक्रिया के द्वारा पारित कर दिया जाता है। इसे 3 से 68 के तहत संशोधन नहीं माना जाता। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अब 3 से 68 में देखेंगे कि संशोधन नहीं माना जा रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि जब भी संशोधन किया जाता है तो राष्ट्रपति की स्वीकृति उसमें आवश्यक होती है। तो 3 से 68 के तहत संशोधन नहीं माना जा रहा है, इसका मतलब राष्ट्रपति की अनुमति के बगैर क्या किया जा सकता है? विदेशी राज्यों को मिलाया जा सकता है, वर्तमान राज्यों में कोई भी चेंजिंग की जा सकती है। और उस राज्य से पूछे बिना, जिस राज्य पर कोई भी परिवर्तनकारी प्रभाव पड़ रहा है, जिसका नाम चेंज किया जा रहा है, जिसकी सीमा को घटाया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है, उस राज्य से पूछे बिना संसद ये सारे काम कर सकती है। हालांकि क्या किया जाता है? उस राज्य की राय जानने के लिए उसके विधानमंडल में भेजा जाता है, लेकिन उसकी राय को मानना बाध्य नहीं है। ये हुआ आपका आर्टिकल 1, 2, 3, 4। इसमें क्या क्या दिए गए हैं? राज्यों के बारे में बताया 28 राज्य और 8 यूटी। इसके लिए आप क्या करेंगे कि अनुसूची 1 देख सकते हैं। तो 28 राज्य और 8 यूटी तो आज के समय की बात है ना, लेकिन जब हमारा संविधान बना था उस समय ये 28 राज्य नहीं थे। उस समय राज्य कैसे थे? आइए हम थोड़ा पीछे चलते हैं, इसके बारे में जान लेते हैं कि उस समय राज्य कैसे थे। अब इसे हम मिटा देते हैं। जब हमारा देश आजाद हुआ तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत आप देखेंगे कि देशी रियासतों को कुछ अधिकार मिले हुए थे। अब देशी रियासतें यहाँ पर क्या है? जब देखेंगे कि हमारा देश आजाद हुआ था तो हमारा भारत जो था उस समय कुछ हिस्सों में डिवाइड था। जैसे एक तो ब्रिटिश प्रांत था। ब्रिटिश प्रांत में आप देखेंगे कि वहां पर ब्रिटेन का सीधा सीधा कंट्रोल हुआ करता था। और दूसरा वहां होता था देशी रियासत। देशी रियासत कहने से मतलब हुआ कि यहाँ पर राजाओं का शासन होता है। जो देशी राजा यहाँ भारत के होते थे उनका शासन होता था, लेकिन वे लोग ब्रिटेन के अधीन होकर शासन किया करते थे। क्योंकि आप देखेंगे कि जब 1857 की क्रांति हुई थी, क्रांति के बाद ब्रिटेन ने ये नियम बना लिया था कि अब हम और राज्यों पर कब्जा नहीं करेंगे। तो वहां पर राजाओं का शासन होता था। जिस स्थान पर राजा शासन करते थे वे राजा भारत के होते थे। ऐसे क्षेत्रों को देशी रियासत कहा जाता था। तो आप देखेंगे ब्रिटिश प्रांत था, देशी रियासत था।
जब देश आजाद हो गया, आजादी के बाद ये कहा गया देशी रियासतों को अधिकार दिए गए। क्या क्या अधिकार दिए गए थे देशी रियासतों को? उस समय हम देख लेते हैं कितनी देशी रियासत थी उस समय। उस समय थी स्वतंत्रता के बाद 565 देशी रियासत। 565 देशी रियासत पूरी टोटल थी भारत में, स्वतंत्रता के पहले ही थी 565। तो इसमें देखेंगे जब देश आजाद हो गया, पाकिस्तान अलग देश बन गया, तो 13 देशी रियासत कहाँ चली गई? पाकिस्तान में। 13 देशी रियासत पाकिस्तानी क्षेत्र में चली गई। तो भारत में कितनी बची? भारत में देखेंगे कि 552 देशी रियासत भारत में बची। ये कहाँ बची? भारत में। 552 देशी रियासत भारत में बच गई। अब देशी रियासतों को अधिकार दिए गया था, तीन तरह के अधिकार दिए गए थे, तीन तरह के। पहला, ये चाहे तो भारत में शामिल हो जाए, दूसरा पाकिस्तान में शामिल हो जाए, तीसरा चाहे तो ये अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रख सकती है। तो देशी रियासतों को कितने तरह के अधिकार दिए गए थे? तीन तरह के। चाहे तो ये भारत में शामिल हो जाए, चाहे तो पाकिस्तान में शामिल हो जाए, चाहे ये अपना स्वतंत्र रह सकती है। तो उस समय भारतीय क्षेत्र में कितनी देशी रियासत थी? 552। 13 तो पाकिस्तान क्षेत्र में चली गई, तो उन्हें छोड़ ही दीजिए, 562 टोटल थी पहले। भारतीय क्षेत्र में 552 थी। अब इन 552 देशी रियासतों को मिलाना कोई सरल कार्य नहीं था। तो इन 552 देशी रियासतों को मिलाने की जिम्मेदारी दी गई सरदार वल्लभ भाई पटेल को। किसे देगी? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। मिलाने की जिम्मेदारी इन्हें दी गई, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन्हें जिम्मेदारी दी गई। अब इनका साथ कौन दिए थे? वीपी मेनन। वीपी मेनन, वीपी मेनन इनका साथ दिए थे। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या किए थी? धीरे धीरे करके 549 देशी रियासतों को आसानी से भारत में मिला लिए, कोई दिक्कत नहीं हुई। ये एक विलय पत्र, एक कागज होता था, उस कागज को लिए रहते थे और देशी राजाओं के पास जाते, वहां उनसे कहते कि आप लोग भारत में मिल जाओ। अब इसके लिए वो अगर वो कुछ नहीं मानता तो उसके लिए कुछ लालच भी दिए करते थे। तो 549 देशी रियासतें तो आसानी से भारत में मिल गई, कोई दिक्कत नहीं हुई। अब 3 देशी रियासत बची थी, वे भारत में मिलने से मना कर दी, उन्हें बाद में मिलाया गया लेकिन दिक्कत हुई थी। अब हम देख लेते हैं वो तीनों देशी रियासतें कौन थी। आगे हम देख लेते हैं तीनों देशी रियासतें कौन थी। अब उसमें थी पहला हैदराबाद, हैदराबाद, दूसरा जूनागढ़, तीसरा जम्मू कश्मीर, तीसरा जम्मू कश्मीर। ये 3 देशी रियासतें थी जो भारत में नहीं मिली थी उस समय, लेकिन इन्हें बाद में मिलाया गया। कैसे मिलाया गया आइए हम देखते हैं। तो हैदराबाद का जो शासक था निजाम था। कौन था शासक हैदराबाद का? निजाम था। यह निजाम जो था, निजाम ने कहा कि ये हम पाकिस्तान में जाएंगे। इसने डिसीजन लिया कि हम भारत में न मिलकर पाकिस्तान में जाएंगे। तो ये तो दिक्कत की बात थी भारत के लिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल इसे समझाए बुझाए लेकिन ये माना नहीं। तो क्या किया, यहाँ पर चलाया गया ऑपरेशन पोलो। ऑपरेशन पोलो के तहत हैदराबाद को भारत में मिला लिए। कैसे मिलाया गया यहाँ पर? ऑपरेशन पोलो। ऑपरेशन पोलो जो कि एक क्या था? पुलिस कार्रवाई थी, पुलिस कार्रवाई थी। क्या किया गया कि हैदराबाद में सेना भेज दी गई। सेना भेज दी गई तो ये चला गया था। उसके पहले आप देखेंगे कि योनो की स्थापना हो चुकी थी। अब योनो देख रहा था कि इस देशी रियासत को अंग्रेजों ने अधिकार दे के गए थे, या तो भारत में रहेगी या पाकिस्तान चाहे चले जाए, चाहे तो अपना स्वतंत्र रह सकती है। अब ये निजाम चला गया कहाँ पर? योनो चला गया। तो योनो के द्वारा देखा गया कि यहाँ पर सेना, योनो के तहत आप सेना नहीं भेज सकते। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या किया था कि सेना को पुलिस की वर्दी पहना दिया था, पुलिस की वर्दी में उन्हें भेजा गया था। पुलिस कार्रवाई का नाम दिया गया था, ऑपरेशन पोलो चलाया गया, लेकिन पुलिस नहीं थी, पुलिस की वर्दी में कौन था? सेना वहां पर थी। तो हैदराबाद को मिला लिया गया था ऑपरेशन पोलो चलाकर। हम दूसरा देखेंगे जूनागढ़। जूनागढ़ का जो शासक था महावत खान था। कौन था जूनागढ़ का शासक? महावत खान। जूनागढ़ का शासक महावत खान था, जो कि एक मुस्लिम शासक था। महावत खान जो कि एक मुस्लिम शासक था। अब इसने डिसीजन लिया कि हम पाकिस्तान में जाएंगे, लेकिन यहाँ की जनता जो थी हिंदू थी। अब
यहाँ पर क्या किए गए, जनता तो भारत में मिलना चाहती थी, लेकिन ये डिसीजन लिए कि हम पाकिस्तान में जाएंगे। तो वहां पर क्या कराया गया, वहां पर जनमत संग्रह करा लिए। अब ये जनमत संग्रह क्या होता है, जनमत संग्रह मतलब अब लोगों से डायरेक्ट पूछा जाएगा, किसी भी विषय पर लोगों से डायरेक्ट पूछा जाता है, राय ली जाती है लोगों की। तो इनमें यहाँ पर जनमत संग्रह करा लिए गए थे, लोगों से पूछा गया कि आप भारत में जाओगे कि पाकिस्तान में जाओगे। तो 90% लोगों ने भारत के पक्ष में अपना वोट दिया। 90% लोगों ने कहा कि हम भारत में शामिल होना चाहते हैं। तो जूनागढ़ को मिला लिए गए। कैसे मिलाए गए, जनमत संग्रह, यहाँ पर जनमत संग्रह के द्वारा जूनागढ़ को मिला लिए गए। अब यहाँ देखेंगे आप, यहाँ का राजा मुस्लिम शासक था, यहाँ का जनता हिंदू थी। अब जम्मू कश्मीर में इसका उल्टा था, जम्मू कश्मीर में जो राजा था, राजा हिंदू था। राजा का नाम था यहाँ पर हरि सिंह, यहाँ राजा का नाम था हरि सिंह, और जनता यहाँ की मुस्लिम थी। अब हरि सिंह के, इसका तो एकदम अलग ही मैटर था। अब हरि सिंह ने कहा कि हम जम्मू कश्मीर को स्वतंत्र रखना चाहते हैं, ना तो हम भारत में मिलेंगे ना हम पाकिस्तान में जाएंगे, हम जम्मू कश्मीर को क्या रखेंगे, इंडिपेंडेंट रखेंगे, एकदम स्वतंत्र देश बनाएंगे जम्मू कश्मीर को। ये तो दिक्कत हो गई भारत के लिए। फिर क्या किया गया कि बाद में जब देश आजाद हो गया, उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से कबायलियों ने आक्रमण कर दिए। कहां पर आक्रमण कर दिए, जम्मू कश्मीर में। आतंकवादियों ने, पाकिस्तानी सेना के सहयोग से कबायलियों ने आक्रमण, यहाँ पर लूट मार, एकदम हिंसा, यहाँ पर उपद्रव चालू कर दिया जम्मू कश्मीर में। तो हरि सिंह देखे कि अब तो हमारा राज बचने वाला नहीं है, तो ये भागे भागे दिल्ली आए। दिल्ली आए और दिल्ली में पहुंचकर विलय पत्र पर इन्होंने साइन कर दिया। विलय पत्र पर इन्होंने साइन कर दिए, तो जम्मू कश्मीर को साइन कर दिया, तो जम्मू कश्मीर भी भारत का एक अभिन्न अंग बन गया। तो जम्मू कश्मीर को कैसे मिलाया गया, विलय पत्र पर हस्ताक्षर से। जम्मू कश्मीर को विलय पत्र पर हस्ताक्षर, ये विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए और जम्मू कश्मीर को मिला दिया गया। और फिर यहाँ से सेना गई, सेना जाने के बाद वहां उन लोगों का मुकाबला किया, लेकिन बाद में ये लोग यूएनओ चले गए, तो यूएनओ के द्वारा युद्ध विराम कर दिया गया। तो जितना क्षेत्र में पाकिस्तानी सेना घुस आई थी, वही क्षेत्र आज के समय में कहलाता है POK, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर कहलाता है, वही क्षेत्र। तो इस प्रकार देशी रियासतों का एकीकरण भारत में हो चुका था, देखेंगे। लेकिन आप यहाँ देखेंगे जम्मू कश्मीर के हरि सिंह के बारे में, तो हरि सिंह उस समय एक शर्त रख दिया था। शर्त ये रख दिया था कि हम तो मिल रहे हैं भारत में, लेकिन हमारे लिए कुछ विशेष प्रावधान होगा, हमारे लिए संविधान में 3 से 70 होगा। तो उसी समय 3 से 70 जोड़कर जम्मू कश्मीर के बारे में विशेष प्रावधान कर दिया गया था, उस समय 3 से 70 जोड़ के। तो आप देखेंगे इस प्रकार देशी रियासतों का एकीकरण भारत में पूरी तरीके से हो चुका है, सरदार वल्लभ भाई पटेल के अथक प्रयासों से। इसीलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है, क्योंकि देशी रियासतों को मिलाना इतना सरल कार्य नहीं था। फिर देशी रियासत तो मिल गई। अब भारत ने देखा अपनी पूरी जितना क्षेत्र था, भारत तक को मिला लिया आसानी से। अब आगे देखेंगे, अब संविधान का कार्य हो रहा है। अब संविधान में ये हुआ कि अब राज्य कैसे बनने चाहिए, देश में जो राज्य कैसे बनने चाहिए। तो उस समय ये हुआ कि अब भूगोल के आधार पर बनने चाहिए, कुछ लोगों ने कहा भाषा के आधार पर राज्यों का गठन होना चाहिए। तो ये देखा गया कि अब भाषा के आधार पर तो दिक्कत होगी, क्योंकि भारत में बहुत सारी भाषाएं बोली जा रही है उस समय। तो उसके लिए एक आयोग का गठन किया गया है। उसके लिए क्या किया गया, एक आयोग का गठन किया गया। जब हमारा संविधान बन रहा था उसी समय एक आयोग का गठन किया गया, सन 1948 में। सन 1948 में एक आयोग का गठन किए गए, जिस आयोग का नाम है SK धर आयोग। जिस आयोग का क्या नाम है, SK धर आयोग। इसका गठन किस लिए किया गया था, इसका गठन इसलिए किया गया था, इसे ये जिम्मेदारी दी गई थी कि क्या भारत में राज्यों का गठन भाषा के आधार पर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। इसके धर मतलब श्याम कृष्ण धर आयोग। तो इसने फिर अपनी रिपोर्ट सौंपी। 1948 में गठन हुआ, 1948 में ही दिसंबर में अपनी रिपोर्ट सौंपी। तो इसने बताया कि राज्यों का गठन भाषा के आधार पर नहीं होना चाहिए। इसने क्या कहा कि राज्यों का गठन भाषा के आधार पर नहीं होना चाहिए, प्रशासनिक कार्य कुशलता के आधार पर, प्रशासनिक प्रशासन के आधार पर राज्यों का गठन होना चाहिए, लेकिन भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं होना चाहिए, क्योंकि देश की एकता पहले जरूरी है। तो भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं होना चाहिए। किसने कहा, SK धर आयोग ने कहा। तो भाषाई आधार पर बना पहला आयोग SK धर आयोग,
भाषाई आधार पर बना पहला आयोग एसके धर आयोग। फिर उसी समय उसी साल 1948 दिसंबर में ही एक समिति का गठन किया गया, जिस समिति का नाम है जेवीपी समिति। जेवीपी समिति, इसमें 3 सदस्य थे। ये थे जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारमैया। कौन कौन थे? जे से जवाहरलाल नेहरू, वी से वल्लभ भाई पटेल, पी से पट्टाभी सीतारमैया। इसमें 3 सदस्य थे। इन्हें भी यही जिम्मेदारी दी गई कि क्या भारत में राज्यों का गठन भाषा के आधार पर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो जेवीपी समिति ने भी कहा कि राज्यों का गठन भाषा के आधार पर नहीं होना चाहिए। इन्होंने भी मना कर दिया। क्या कर दिया कि राज्यों का गठन भाषा के आधार पर नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या हुआ कि इसी बीच 1953 के समय में, उस समय मद्रास होकर, जो आज का तमिलनाडु क्षेत्र है, उस समय मद्रास कहा जाता था। तो मद्रास से अलग तेलुगु भाषा भाषियों के लिए एक अलग राज्य की मांग को लेकर एक व्यक्ति थे जो भूख हड़ताल पर बैठ गए। मद्रास राज्य में जहां पर तेलुगु भाषा बोली जाती थी, उनका मानना था कि इन लोगों के लिए यहाँ पर एक अलग राज्य बनाना जाना चाहिए, जिसका नाम होगा आंध्र प्रदेश होगा। तो एक व्यक्ति थे पेट्टुफ्री रामुल्लु। कौन थे? पेट्टुफ्री रामुल्लु। इन्होंने भूख हड़ताल पर ये बैठ गए। गांधीवादी कार्यकर्ता थे, ये भूख हड़ताल पर बैठ गए। इसलिए भूख हड़ताल पर ये बैठे थे, इनका मानना था कि मद्रास राज्य से अलग, जहां पर तेलुगु भाषा बोली जा रही है, तो मद्रास राज्य से अलग एक अलग राज्य का निर्माण होना चाहिए, जिसका नाम होगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की मांग को लेकर ये भूख हड़ताल पर बैठ गए और ये 58 दिन तक, कितने दिन तक? 58 दिन तक भूख हड़ताल पर बैठे रहे और इनकी मृत्यु हो गई। ये तो बहुत दिक्कत हो गई क्योंकि इनकी मृत्यु हो गई। आप देखेंगे कि मद्रास में एकदम भीषण बवाल हो गया, वहां पर एकदम चक्का जाम हो गया। तो देश में देखेंगे कि फिर स्थिति अशांति उस क्षेत्र में फैल गई। तो अशांति फैल गई तो जवाहरलाल नेहरू जी को विवश होकर एक अलग राज्य का गठन करना पड़ा। किसके आधार पर? भाषा के आधार पर। एक देखेंगे 1 अक्टूबर 1953, 1 अक्टूबर 1953 को अलग राज्य बना दिए गए। क्या नाम था उसका? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश, एक अलग राज्य आंध्र प्रदेश बना दिए गए। तो भाषाई आधार पर बना पहला राज्य आंध्र प्रदेश। भाषाई आधार पर बने पहले राज्य का क्या नाम है? आंध्र प्रदेश है, क्योंकि पेट्टुफ्री रामुल्लु 58 दिन भूख हड़ताल पर बैठे थे। अब देखो आंध्र प्रदेश बना दिए। किस आधार पर आंध्र प्रदेश बना? भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन हुआ है। अब देखेंगे आपकी आंध्र प्रदेश गठन तो भाषा के आधार पर हो गया। तो अब देश के और भागों से मांगे उठने लगी कि हमारा भी अलग भाषा है, हमें भी भाषा के आधार पर राज्य चाहिए। गुजरात वाला कह रहा है गुजराती चाहिए, जहाँ मराठी बोली जा रही है कह रहा है मराठी चाहिए, अलग राज्य चाहिए, महाराष्ट्र वहां बनना चाहिए। तो देश में दिक्कत होने लगी। जब दिक्कत होने लगी कि अब हुआ कि अब राज्यों का पुनर्गठन होना चाहिए, एक बार राज्यों को अच्छे तरीके से फिर से बनाना चाहिए। अब आप देखेंगे कि जब संविधान हमारा बन गया था तो संविधान में राज्यों की कैटेगरी कैसे रखी गई। अब यहाँ हम देख लेते हैं, यहाँ तक जान लिए हम। पेट्टुफ्री रामुल्लु अनशन पर बैठ गए थे 58 दिन तक, ये भूख हड़ताल पर थे और इनकी मृत्यु हो गई। एक अलग राज्य बना दिया गया था जिसका नाम था आंध्र प्रदेश। किस आधार पर बनाया गया था? ये भाषा के आधार पर ये बना दिया गया था। तो अब हम देख लेते हैं कि जब हमारा संविधान बना था उस समय राज्यों का गठन कैसे हुआ था संविधान बनने के तहत। तो संविधान जब हमारा बना तो उस समय 4 प्रकार के राज्य थे। राज्यों का गठन ऐसे हुआ था, देखिए, भाग क, भाग ख, भाग ग, भाग घ। तो ऐसे थे। भाग क में आप देखेंगे कि 9 राज्य थे, भाग ख में 9 राज्य थे, भाग ग में 10 राज्य थे, भाग घ में एक था जिसका नाम था अंडमान निकोबार, जिसका नाम था अंडमान निकोबार। तो राज्यों का गठन ऐसे था उस समय जब हमारा संविधान बना था। तो इसमें दिक्कत आती थी। दिक्कत क्या आती थी इसमें कि अगर भाग क के लिए कोई कानून बनाना हो, अब क में तो कितने राज आ रहे? 9 राज आ रहे। ख के लिए अलग बनाएंगे। अब देखिए ये तो नहीं हो सकता है ना कि भाग क के लिए कोई कानून बना रहे और ख पर हो तो लागू ही नहीं हो रहा है। तो दिक्कत आती थी उस समय। तो इसी के लिए हुआ था कि राज्यों का गठन कैसे किया जाए, भाषा के आधार पर किया जाए। तो कुछ लोगों का मानना था इसके लिए आयोग बना था। देखिए पहला आयोग एसके धर आयोग, इसे जिम्मेदारी दी गई कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो इसने डायरेक्ट मना कर दिया। इसने कहा कि राज्यों का गठन भाषा के आधार पर नहीं होना चाहिए। जेवीपी समिति बनी, इसने भी कहा कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं होना चाहिए। लेकिन आप देखेंगे पेट्टुफ्री रामुल्लु 58 दिन तक भूख हड़ताल पर बैठ गए थे, उनकी मृत्यु हो गई। तो विवश होकर
1 अक्टूबर 1953 को एक अलग राज्य आंध्र प्रदेश का गठन कर दिए गए। किस आधार पर किए गए? ये आंध्र प्रदेश का गठन भाषा के आधार पर किए गए। अब और क्षेत्रों से व्यापक मांगे उठने लगी है। अब मांगे उठने लगी है तो जवाहरलाल नेहरू जी ने देश को संबोधित किया कि आप लोग शांति बनाए रखिए, हम आपके लिए एक राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कर रहे हैं। अब हम आगे इसे देख लेते हैं। एक राज्य पुनर्गठन आयोग बनाने के लिए प्रावधान किए। तो फिर 1953 में क्या बनाया गया? राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया। 1953 में क्या बनाया गया? राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया 1953 में। कौन सा आयोग? राज्य पुनर्गठन आयोग। फजल अली आयोग भी इसे क्या कहा जाता है? फजल अली आयोग। फजल अली आयोग इसे कहा जाता है, फजल अली आयोग। इसमें दो और लोग थे, दो और लोग इसमें थे, के एम पडिक्कर, के एम पडिक्कर, और दूसरे थे इसमें हृदयनाथ कुंजरू, हृदयनाथ कुंजरू। इसमें दो और लोग थे। यह 3 सदस्यीय आयोग था। फजल अली सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश थे। तो फजल अली आयोग को यह जिम्मेदारी दी गई कि क्या राज्यों का गठन भाषा के आधार पर होगा, होगा तो कैसे होगा, ये सारी जिम्मेदारी दी गई 1953 में। तो फजल अली आयोग ने फिर दिसंबर 1955 में अपनी रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट में फजल अली आयोग ने कहा कि राज्यों का गठन भाषा के आधार पर होना चाहिए। इन्होंने कहा कि फजल अली आयोग ने राज्यों का गठन कैसा होगा? राज्यों का गठन भाषा के आधार पर, भाषा के आधार पर होगा। इन्होंने कहा कि राज्यों का गठन भाषा के आधार पर होगा, लेकिन इसके लिए इन्होंने कहा एक भाषा एक राज्य नहीं होगा। क्या कहा? एक भाषा एक राज्य, एक राज्य ऐसा नहीं होगा। भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की अनुमति फजल अली आयोग ने दे दी, लेकिन कहा कि एक भाषा एक राज्य ऐसा नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि एक ही राज्य, एक भाषा बोलने वालों के लिए एक राज्य ऐसा संभव ही नहीं है। अगर उस राज्य में कोई और भाषा बोलने वाला व्यक्ति है तो उसके साथ भी कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, वो भी उस राज्य में आसानी से रह सकता है। तो एक राजा एक भाषा एक राज्य, इसका विरोध किए थे, लेकिन राज्यों का गठन भाषा के आधार पर होना चाहिए, फजल अली आयोग ने इसे कह दिया था। तो फजल अली आयोग ने फिर कहा कि राज्यों का गठन के लिए जो पहले से राज्यों की कैटेगरी बनी हुई है, भाग क, भाग ख, भाग ग, भाग घ, इसे क्या कर देना चाहिए? इसे समाप्त कर देना चाहिए। और राज्यों का गठन इस आधार पर किया जाना चाहिए कि 16 राज्य बना देना चाहिए। कितने राज्य? 16 राज्य बना देना चाहिए और 3 यूटी बना देनी चाहिए। यूटी मतलब यूनियन टेरिटरी, जिसे केंद्र शासित प्रदेश कहा जाता है। कितने? 16 राज्य बना देना चाहिए और 3 यूटी बना देनी चाहिए। किसने कहा? फजल अली आयोग ने कहा 16 राज्य बनना चाहिए, 3 यूटी बनना चाहिए। अब फजल अली आयोग की बातों को मानेगा कौन? तो इसके लिए करना पड़ेगा, संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। तो कौन से नंबर का संशोधन होगा? 7वां संशोधन होगा। संविधान में कौन सा संशोधन होगा? 7वां संशोधन 1956। राज्य पुनर्गठन अधिनियम पेश किए गए और उसके बाद किए गए कि जो राज्यों की वर्गीकरण था, भाग क, ख, ग, घ, इसे समाप्त करके ये फजल अली ने कहा था पूरा राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश बनाने के लिए, लेकिन इनकी सिफारिशों को स्वीकार कर लिया थोड़ा चेंज करके, और 7वां संशोधन किए गए और कितना बना दिए गए? 14 राज्य बना दिए गया, 14 राज्य और 6 यूटी बना दिए गए। 14 राज्य और 6 यूटी का गठन कर दिया गया 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा। तो 1956 में देखेंगे कि 14 राज्य और 6 यूटी बन गई है। अब तब से राज्यों की संख्या देखिए, 14 राज्य 6 यूटी से बढ़कर आज के समय में राज्यों की संख्या आप देखेंगे कि 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों तक पहुंच गए हैं। ये वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए इसके आगे हम अगली वीडियो में आप लोगों को हम बताएंगे। धन्यवाद।